एक परिवार में संपत्ति के विवाद को लेकर जो है बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब ये देखें कि दादा हैं, उसके बाद पिता हैं, और ये कहने का मतलब है कि ये कह रहे हैं मैं हूँ और ये मेरे पिता हैं, और ये इनके एक तरह से पिता हैं, यानी ये जो कह रहे हैं मैं हूँ तो इनके ये दादा हैं और ये इनका भाई है। अब इनको सबसे बड़ा समस्या है अपनी ही संपत्ति को लेकर कि इनकी संपत्ति इनके हाथ से जा रही है और इनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए। खास करके ये संपत्ति पूर्वज से संपत्ति प्राप्त है, इसलिए इस संपत्ति को आप कहते हैं कि यह पैतृक संपत्ति है। यानी अगर कोई भी पैतृक संपत्ति हो तो क्या उस पर आपका अधिकार नहीं होता है? क्या पिता अगर चाहे तो जो पैतृक संपत्ति है वो पूरी संपत्ति को ऐसे ही बेच देंगे? आप उनको रोक नहीं सकते हैं। अब ये व्यक्ति है, ये अपने अधिकार की बात कर रहा है, इनके भाई हैं, ये भी अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, तो आखिर ये अधिकार प्राप्त कैसे होगा? क्या इनको संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा? वर्तमान के नए नियम जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि पैतृक संपत्ति के अब क्या नए नियम बन गए हैं। यानी अगर आपके पास जो है पैतृक संपत्ति के जो नए नियम है और ये सब कागजात अगर मौजूद नहीं है तो आपके हाथ से ये संपत्ति जा सकती है, आप कभी भी अपनी संपत्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यानी अगर आपके दादा परदादा का थोड़ा भी जमीन है, आपके पिता के पास थोड़ा भी जमीन है, तो आपके लिए ये नियम कानून बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये नियम अगर आपको नहीं पता है और आपने गलती कर दी तो आपके जो पूर्वज की संपत्ति है वो कहीं दूसरे के नाम पर दर्ज हो जाएगा। तो इसलिए भूल करके भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। पहले आपको समझना है क्या कहता है हमारा नियम, क्या कहता है हमारा कानून। अब बात करेंगे अगर पैतृक संपत्ति के उस महत्वपूर्ण नियम कानून की, तो मैं बता दूं इनका जो नाम है वो विनय शर्मा है, और विनय शर्मा जो है वो अपनी संपत्ति को बेचना चाहते हैं। अब इनका एक तरह से ये जो संपत्ति है अपने पिता की संपत्ति है, लेकिन इस कानून को आप जरूर जान लीजिए। अब विनय शर्मा जो है यानी वो बेच रहे हैं, किनकी संपत्ति को बेच रहे हैं? यानी विनय शर्मा अपने पिता की संपत्ति को बेच रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँ कि अब जो ये कानून है ये विनय शर्मा को अपने पिता की संपत्ति जो है वो नहीं बेचने देगा। इसलिए विनय शर्मा के भी 2 बच्चे हैं और विनय शर्मा के जो बच्चे हैं वो बड़े हैं, उनका विवाह हो चुका है। यानी अगर दोनों का विवाह हो चुका है, दोनों बालिग हो चुके हैं, तो अब उनका अधिकार बनता है। अब वो विनय शर्मा के हिस्सेदार बन चुके हैं, यानी अपने ही वंशज, अपने ही उत्तराधिकारी जो है अब आपका हिस्सेदार हो जाएगा। तो यानी ये एक सबसे बड़ा जो कानून है ये आप जरूर समझ लें। यानी अगर आपके पिता के पास कोई भी संपत्ति है तो बेटा जो होगा, बेटी जो होगी, अब उनकी एक हिस्सेदार हो जाएगी। और वो हिस्सेदार कब होगी? जब वह बड़ी हो जाएगी, जब वह बालिग हो जाएगी। यानी विनय शर्मा अगर चाहे भी तो ये संपत्ति को नहीं बेच सकता है। इसलिए इस संपत्ति को बेचने का अगर वो फैसला लेता है तो उसमें इनके जो बच्चे हैं यानी उनका एक तरह से सहयोग की जरूरत है। यानी कहने का मतलब है सहमति तो बनता है। यानी अगर सहमति नहीं मिली तो आप संपत्ति जो है नहीं बेच पाएंगे। किसकी सहमति की जरूरत है? तो ये सहमति की जरूरत है इनके बच्चों की। यानी विनय शर्मा के जो बच्चे हैं अगर वो इस बात से सहमत हैं कि मेरे पिता के द्वारा जो जमीन बेचा जा रहा है, मेरे पिता के द्वारा जो मकान बेचा जा रहा है, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो पिता विनय शर्मा जो है अपनी संपत्ति को बेच सकता है, अपनी पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। लेकिन अगर ये जो इनके उत्तराधिकारी हैं, इनका जो बेटा है और ये इनके जो भाई हैं, अगर इनको आपत्ति है मेरे पिता जमीन जो है बेवजह बेच रहे हैं और मुझे ये जो है एक तरह से मंजूर नहीं है, तो बिना सहमति के पैतृक संपत्ति को अगर बेचना जो है, यानी ये आप कह सकते हैं अगर ऐसा बेचा गया है तो आप कभी भी ऑब्जेक्शन लगाकर आप इस तरह का किया हुआ जमीन का जो रजिस्ट्री है
वो भी आप कैंसिल करा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी करना है एक समय सीमा के अंदर ही करना है। यानी पिता ने 10 साल पहले संपत्ति बेचा और आज आप जो है बड़े हुए हैं, बालिग हुए हैं, अब आप कहेंगे कि वो बिना मेरे सहमति का बेचा गया है, तो ये संभव नहीं है। यानी ये जो भी मामले हुए हैं, अगर हाल में हुए हैं तो आपको उस पर एक्शन लेना है, आप ले सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो पिता के द्वारा जो किया गया सेल डीड है, यानी जमीन की आप कह सकते हैं रजिस्ट्री है, उसको भी आप कैंसिल करा सकते हैं। यानी इतना अधिकार है, इतना पावर आपके पास है। अब सवाल है इस कागजात का क्या होगा। ये कागजात जो है किस लिए है? तो अगर आपका संपत्ति, आपका जमीन जो है आपके दादा के नाम पर है और आप चाहते हैं कि अब ये संपत्ति जो है मेरा और मेरे भाई के नाम हो जाए, यानी तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये जो कागजात देख रहे हैं, इस कागजात पर यानी आपके राज्य सरकार के द्वारा नियम कानून बनाए जाते हैं। यानी राज्य सरकार जो है ये स्टाम्प जो आप देख रहे हैं, इसका कितना कॉस्ट जो है आपको लगना चाहिए वो तय किया जाता है और उसी कागजात के आधार पर आप अपना संपत्ति को आपको मेंशन करना होता है। यानी एक यहाँ पर आप हो गए और यहाँ पर एक भाई हो गया। अब इसके लिए आप कागजात एक कागजात पे भी कर सकते हैं या कागजात जो है वो अलग अलग भी आप रख सकते हैं। अब इस कागजात पे आपने क्या किया, अपनी संपत्ति के का विवरण जो है उसको दर्ज कर दिया। यानी दादा के पास जो भी संपत्ति था उसको इसमें मेंशन कर दिया गया। अब यहाँ पर जो है, लेकिन ये कार्य करने के बाद जो है अगर आपके जो पिता हैं उनको इस दस्तावेज पर सपोर्ट करने की जरूरत है। यानी पिता अगर विरोध में हैं, पिता का अगर इच्छा नहीं है ये संपत्ति डायरेक्ट मेरे बेटे के नाम हो जाए, तो फिर पिता भी आप पर आपत्ति लगा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर पिता आपत्ति लगाएंगे भी तो वो एक हिस्सेदार हैं। यानी जो संपत्ति है अब आप उसको 2 हिस्से में बांट रहे थे, लेकिन जो पिता के ऑब्जेक्शन के बाद इस संपत्ति को 3 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। यानी कानूनी तौर पर यहाँ पर एक हिस्सेदार जो हो जाएंगे वो पिता हो जाएंगे, एक हिस्सेदार यानी मैं और एक हिस्सेदार मेरा भाई। ये सारा जो होगा वो हिस्सेदार होगा। यानी अगर ये पिता को मंजूर नहीं है कि ये मेरे होते हुए मेरे बेटों के नाम संपत्ति हो जाए, तो उसमें पिता चाहकर भी सिर्फ अपना हक प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ अपना शेयर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर पिता के द्वारा जो एक तरह सपोर्ट है, पिता को कोई आपत्ति नहीं है, तब आपको कोई दिक्कत जो है नहीं होने वाला है। आप अपने दादा की संपत्ति को आप अपने नाम पर करवा सकते हैं। इसमें संपत्ति का पूरा विवरण डालने के बाद राज्य सरकार, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य सरकार के द्वारा जो नियम और कानून बनाए गए हैं, यानी राज्य सरकार के द्वारा जो है वो राजस्व लिया जाता है। और राजस्व एक तरह से लेने के लिए आपको जो है अपनी ही संपत्ति का दाखिल खारिज कराना होता है। तो यानी आप अगर अपने संपत्ति का दाखिल खारिज कराएंगे तभी आप जमीन का राजस्व दे सकते हैं। आखिरकार ये दाखिल खारिज होता कैसे है? इस कागजात को आपको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। यानी आप क्या करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद इसकी जांच की जाएगी, ये कागजात जो है ये सही है, यानी आप सही में अपने परिवार के उत्तराधिकारी हैं। उत्तराधिकारी होने का सबूत देना होगा और उत्तराधिकारी होने का सबसे बड़ा सबूत जो है वो है वंशावली। यानी आप जो है एक वंशावली अपने परिवार का तैयार कराएंगे और वो वंशावली आपका इस बात का प्रूफ है कि आप उस परिवार के उत्तराधिकारी हैं।
अगर अब उसमें लगेगा कि नहीं सभी उत्तराधिकारियों के साथ न्याय हुआ है और सभी एक साथ खड़े हैं, तभी आपके दाखिल खारिज की मंजूरी जो है वो मिलेगी। और आप जो है फिर जब आपकी मंजूरी मिलेगी, आपका जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर आपके नाम से प्रॉपर्टी दर्ज होगा और दर्ज होने के बाद आप राजस्व देने लगेंगे, आपका जो रसीद है वो कटने लगेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।